नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रीपोजिशन है, जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रीपोजिशन हैं उनको उदाहरण सहित, नियम सहित और एग्जाम्पल सहित हमने इस वीडियो के अंदर समझाया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला है इन का अर्थ वैसे तो होता है अंदर। अब लेकिन यह आप ध्यान से देखें, इनके कितने प्रयोग होते हैं, कितने नियमों के अंदर इन आता है। एक नंबर है किसी निश्चित स्थान के अंदर किसी वस्तु की स्थिति अवस्था को प्रकट करने के लिए। यदि कोई किसी वस्तु के अंदर है, स्थान के अंदर है, तो वह इन का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल इज द होल। अब प्रिंसिपल कहाँ है? होल के अंदर है इन, तो यह इन आ जाएगा। द प्रिंसिपल इज इन द होल। नेक्स्ट है बड़े बड़े नगर, प्रांत या देश। बड़े नगर है उनके लिए इन का प्रयोग करते हैं और छोटे नगर होते हैं उनके लिए एट का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े नगरों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो दिल्ली बड़ा नगर है, महानगर है, इसलिए राकेश लिव्स यानी राकेश रहता है इन दिल्ली। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या संदर्भ को दर्शाने के लिए, यानी वो व्यक्ति किस परिवार से संबंधित है, किस स्थिति से संबंधित है, तो संदर्भ दर्शाने के लिए। तो ही वाज बोर्न रिच फैमिली, यानी रिच फैमिली उससे संबंध दर्शा रही है। तो वो कहाँ, उसका जन्म कहाँ हुआ है? रिच फैमिली में हुआ है, तो यह इन रिच फैमिली। तो नेक्स्ट है इनसे संबंधित ही है कुछ देर तक चलने वाले समय अवधि के लिए। जैसे मॉर्निंग, तो हम क्या लिखेंगे? इन द मॉर्निंग। इवनिंग है, इन द इवनिंग। कहीं पे भी जो समय अवधि है तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं, ये हमें पता ही है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द समर, इन द विंटर, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, एटम एटोन मतलब पतझड़ ऋतु। तो इस प्रकार इन सभी में इन का प्रयोग होता है। और अगला पांचवा नियम क्या है? वेशभूषा की ओर संकेत करने के लिए। यदि कोई वेशभूषा है उसकी ओर हम संकेत कर रहे हैं, तो वेशभूषा की ओर संकेत करने के लिए दी ब्राइड वाज क्लेप्ड सिल्क साड़ी, यानी ब्राइड मतलब दुल्हन। दुल्हन है, लपेटी हुई है, कौन सी साड़ी में? सिल्क साड़ी में। तो इसमें भी इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे है। तो इनके प्रयोग हमने इसमें सीखे हैं। आगे ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, व्यवसाय से संबंधित एक्टिविटी, क्रियाकलाप को दर्शाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या है? द गार्डनर्स आर बिजी, किसमें है? वाटरिंग द प्लांट। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन, यानी किस कार्य में व्यस्त है, उसका क्या एक्टिविटी है, क्या व्यवसाय है, तो उसका व्यवसाय है वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस प्रकार इनके 6 नियम हो गए। और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सातवां नियम क्या है इनका? उस समय अवधि के लिए, उस समय अवधि या अवधि का ध्यान रखना है। उस समय अवधि के लिए जब कोई कार्य उस अवधि में समाप्त होता हो तब इनका प्रयोग करते हैं, अन्यथा एट का प्रयोग करेंगे। ये दोनों ध्यान रखना आप। एट का आगे नियम आएगा, या निश्चित समय होता है तब तो एट, और अवधि आती है तब वह इनका प्रयोग करते हैं। द ट्रेन विल रिच मुंबई 3 hours, यानी ट्रेन मुंबई 3 घंटे में पहुंच जाएगी, इन 3 hours। टाइम से पहले अगर उसका अर्थ होता है निर्धारित समय से पहले। अब टाइम भी कैसा? निर्धारित समय, उससे भी पहले, है ना। तो ट्राई टू डू एवरीथिंग इन टाइम, ये टाइम शब्द है। इस टाइम से पहले, यहाँ जो टाइम दे रखा है इस टाइम से पहले इनका प्रयोग करते हैं। ये कोई समय नहीं बता रहा है कि 5 बजे 6 बजे, है ना। केवल टाइम, ये वर्ड कह सकते हैं, टाइम वर्ड आया ना, ये टाइम वर्ड, इसलिए आप इसको इन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आर नहीं होगा, WRD वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार इनसे संबंधित हमने 8 नियम पढ़े हैं। अगला है
दूसरा प्रीपोजिशन है एट। एट का प्रयोग, दूसरा प्रीपोजिशन क्या है? एट। पहला हमने इन पढ़ा था, इन के हमने 8 नियम पढ़े थे, अब एट है। एट का पहला नियम क्या है? छोटे नगर, गांव या कस्बे से पहले। अभी पढ़ा था, पहले तो बड़े नगरों की बात हुई थी, वहाँ इन का प्रयोग किया था, और अब छोटे नगर है तो छोटे नगर, उपनगर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। आई वॉज बोर्न डीडवाना इन राजस्थान। देखिए यहाँ इन भी आया है, ये बड़े राज्य के लिए आया है, और डीडवाना यहाँ छोटा है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? एट। छोटे के लिए एट आता है, बड़े के लिए इन आता है। निश्चित समय के पहले, यहाँ देखो उसमें समय अवधि थी, यहाँ क्या है? समय। अभी उसमें और इसमें देखो तुलनात्मक पढ़ रहे हैं, ताकि अपने क्या है, गलत नहीं हो कि भाई आपने उसमें वो नियम बताया, अब ये नियम बता रहे हैं, दोनों नियम अलग अलग है। यहाँ निश्चित समय से पहले, निश्चित समय के पहले, तो आवर स्कूल स्टार्ट 10 AM, यानी सुबह 10 बजे हमारी स्कूल शुरू होती है, तो 8, ठीक है। और वो जैसे टाइम दे रखा था, TIME, टाइम मीनिंग दे रखा था, तो वहाँ हमने इनका प्रयोग किया है, ये भी ध्यान रखना आप। इसी प्रकार रेट, रेट से तो 8 आप याद रखेंगे, रेट मतलब 8, ठीक है। छोटे नगर 8, निश्चित टाइम, फिक्स टाइम 8। अब रेट, रेट या कीमत बताने के लिए, जैसे आपसे पूछ ले मैंगो, मैंगो है अपने 40 रुपये किलो है, बनाना 30 रुपये किलो है, इस प्रकार एप्पल है 100 रुपये किलो है। तो रेट बताने के लिए, रेट बताने के लिए 8 का प्रयोग करते हैं, सीधा आप इसको याद रख सकते हैं। तो मैंगोज आर सेलिंग 30 रुपीज़ पर केजी, यानी इसमें रेट पर केजी, यानी ये रेट आ रही है, रेट आ रही है मतलब 8। तो 8 से संबंधित तीनों हमने नियम सीखे हैं। छोटे नगर, निश्चित समय और रेट बताने के लिए 8 का प्रयोग करते हैं। 8 का चौथा नियम क्या है? स्थिति या समीपता, नज़दीकता दर्शाने के लिए। यदि कई स्थिति, मतलब वो कहाँ है? माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी कहाँ हैं? घर पे है। एट मार्केट में, दुकान पे है, शॉप पे है ना। मेरे पिताजी कहाँ हैं? शॉप पर है, दुकान पे है, होम है, ठीक है। तो ये आप समीपता या स्थिति दर्शाने के लिए आप यहाँ 8 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला नियम है 5वां, नून, नाइट, डाउन, डस्ट के साथ 8 का प्रयोग करते हैं। नून मतलब दोपहरी, गुड नून, गुड नाइट, और डाउन, डस्ट, गोधूली बेला, ठीक है। इन सभी से पहले 8 का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिक्स टाइम है, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए हमें 8 का प्रयोग करते हैं। वी रिटर्न होम एट नाइट, यानी मैं नाइट में घर पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ 8 नाइट हो जाएगा, ठीक है। डस्ट मतलब गोधूली वेला, संध्या का समय होता है उस समय, ठीक है। आगे 8 का प्रयोग कहाँ होता है? छठा नियम, उस, ये उस है भाई, उस बड़े नगर के पहले जहाँ कुछ समय के लिए ठहरना हो, 8 का प्रयोग करते हैं। यानी वहाँ ठहरने के लिए आप कहाँ ठहरे? तो 8 मुंबई, 8 दिल्ली, ठीक है। तो ऑन द वे, ये देखो ये ऑन द वे यहाँ आया है, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि रास्ते में उन्होंने वो ठहरे हैं। ऑन द वे टू आगरा, यानी आगरा जाते समय। आई सेल स्टे एट दिल्ली, एट दिल्ली। अब आप यहाँ सोचोगे सर ये बड़ा महानगर है इसलिए इन आना चाहिए, नहीं। क्यों? अपने इस नियम के अंदर अपन क्या कह रहे हैं? यदि कहीं रास्ते में चल रहे हैं, वहाँ कुछ समय के लिए आप ठहरे हैं, तो 8 का प्रयोग होता है। तो इन नियमों को आप ध्यान से देखें और उनको एक दूसरे से कंपेयर करके अपने प्रीपोजिशन सीखना है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके यदि इस प्रकार की स्थिति है तो यही प्रीपोजिशन आएगा। जैसे अभी हमने 8 रेट बताया, तो रेट कहीं पे भी आएगा वहाँ 8 आ जाएगा। छोटा नगर है, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार समीपता, स्थिति दर्शाने के लिए 8 आ जाएगा। और जैसे नून, नाइट, डाउन, डस्ट, इससे पहले जहाँ पे भी ये नून, नाउन, नाइट, डस्ट है वहाँ आप 8 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कुछ समय ठहरने के लिए ऑन द वे, तो यहाँ पर भी आपने 8 का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग यहाँ गलत माना जाएगा। 8 का देखो अगला नियम, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नियम बनाने की मैंने कोशिश की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके बहुत अधिक इसमें काम की और आसान तरीके से हमने इसमें बताने की कोशिश की है। इसके बाद में 8 का प्रयोग क्या होता है? पर्टिकुलर हाउस,
पैलेस और रेजिडेंस। यदि किसी का आप पर्टिकुलर निवास स्थान की बात करते हैं तो वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। जैसे सोनिया गांधी लिव एट 10 जनपथ रोड न्यू दिल्ली। सोनिया गांधी कहाँ रह रही है? न्यू दिल्ली के अंदर रह रही है, तो उसका वो पर्टिकुलर एड्रेस है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस है, इसलिए पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ आए वहाँ आप एट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार राजभवन दिल्ली है तो आप वो भी एट कह सकते हैं। हवा महल जयपुर है, एट कह सकते हैं। किसी का एड्रेस है आशीर्वाद है, और जैसे कोई अन्य नाम दे रखे हैं मुंबई दिल्ली, तो आप उससे पहले एट का प्रयोग करेंगे। तो शर्त क्या है इसमें? उसका पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए, पैलेस रेजिडेंस यानी निवास, तब आप एट का प्रयोग करेंगे। आगे है द बिगनिंग, द एंड से पहले। द बिगनिंग मतलब शुरुआत, एट शुरुआत के समय, द एंड यानी अंत समय या समाप्त होने के समय, इससे पहले भी आप एट का प्रयोग करेंगे। जैसे यू कैन फाइंड द वोकेबलरी, यू कैन फाइंड द वोकेबलरी द एंड। देखो ये आ गया शब्द, इस शब्द को देखना आपको, इस शब्द के अनुसार एट आएगा, ठीक है ना। द एंड या द बिगनिंग या शब्द आए तो उससे पहले आपको एट का प्रयोग करना है। तो क्या आ जाएगा? एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी आपको वोकेबलरी है वो चैप्टर के अंत में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने एट का प्रयोग किया है। रेजिडेंस के लिए एट, और यदि कोई सेंटेंस में बिगनिंग है या द एंड है तो वहाँ भी एट का प्रयोग करेंगे। अगला है रीजन। रीजन या काजेज दर्शाने के लिए, कोई कारण है वो दर्शाने के लिए भी आप एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ए सर्वर एक्सीडेंट काज्ड हिज डेथ द इंस्टेंट, यानी इंस्टेंट मतलब अचानक भयंकर, और सर्वर यानी गंभीर एक्सीडेंट, गंभीर एक्सीडेंट ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है, ठीक है ना। तो एट आ जाएगा इसमें भी। इंसिडेंट मतलब दुर्घटना, एक्सीडेंट दुर्घटना उसकी मृत्यु का कारण बना है, गंभीर, और इंस्टेंट मतलब अचानक। अचानक यदि कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका ऑन स्पॉट खत्म होने से उसका मृत्यु का कारण बन जाता है। तो रीजन या काज दर्शाने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट में हमेशा एट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तक हमने दो पढ़ लिए, पहला पढ़ा था इन और दूसरा पढ़ लिया एट। अब तीसरा है इनटू। इनटू मतलब अंदर से गति करते हुए, ये इसमें है। तो गति दर्शाने के लिए ये ध्यान रखना, इन तो अंदर होता है लेकिन इनटू मतलब अंदर गति करते हुए, गति दर्शाने के लिए, अर्थात बाहर से अंदर आने पर, बाहर से कोई वस्तु व्यक्ति है ना बाहर से अंदर आ रहा है तो इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे प्योर सम टी माई कप, यानी मेरे कप में चाय डालिए, ठीक है। तो इसमें बाहर से चाय कप के अंदर आ रही है और सर्दी का मौसम है तो चाय तो अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो यहाँ अपने टॉपिक के हिसाब से, प्रीपोजिशन के हिसाब से इनटू इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इनटू का अगला परिवर्तन है रूप परिवर्तन दर्शाने के लिए, यानी एक रूप से दूसरा रूप परिवर्तन कर रहे हैं वो दर्शाने के लिए भी आप इनटू का प्रयोग करेंगे। तो इनटू के दो ही प्रयोग हो गए, एक तो बाहर से कोई चीज़ अंदर गति करते हुए आ रही है और दूसरा रूप परिवर्तन करने के लिए। तो ट्रांसलेट दिस पेज, इन हिंदी नहीं होगा, इन हिंदी नहीं होगा, इनटू होगा। क्या होगा? इनटू। ये ध्यान रखना, यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक करने से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और हम सफलता से चूक जाते हैं। तो जितने भी नियम हैं आप उन नियमों को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, उनको बार बार अभ्यास करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तब आप इनको एक दूसरे से समझ के हल कर सकेंगे। अगला चौथा है टू। टू का अर्थ होता है से, यानी जोड़ने से संबंधित है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो टू, आप ये तो सभी को पता ही है। तो माई पेरेंट्स गो टू, गो तो देर का है, ठीक है, टू। माई पेरेंट्स गो टू
गो टू, माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल एवरी डे, यानी वो जाते हैं ना, तो एक स्थान से दूसरे घर से मंदिर जा रहे हैं। प्राय वाक्य में इसका प्रयोग फ्रॉम के साथ भी आता है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान, जयपुर से जयपुर टू दिल्ली, ठीक है, जयपुर टू जोधपुर। लास्ट संडे वी ही वेंट फ्रॉम, ये देखो ये फ्रॉम, इस फ्रॉम की बात कर रहा है ये। लास्ट संडे ही वेंट फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर, जो जयपुर से कहाँ गया, जोधपुर गया। फ्रॉम जहाँ शब्द आ गया वहाँ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगला है समय बताने के लिए, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है समय बताने के लिए, ठीक है ना। तो समय बताने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। इट इज 5 to 10, इसका मतलब क्या हुआ, 5:10 हुए हैं, ठीक है, 5 to 10। तो यह ध्यान रखना 5 in 5 with वो नहीं होगा, 5 8 या 2 आएगा, क्यों, समय दर्शा रहा है 5:10। तो समय दर्शाने के लिए घड़ी के अंदर जो समय बोलते हैं 5:10 हुआ है, तो वो 2 लगा के इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है टू से संबंधित अगला चौथा नियम क्या है, कंपेयर, यानी तुलना। किसी से हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब भी हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। ही इज यंग टू मी, ही इज ओल्ड टू मी। तो जहाँ पर भी दो की तुलना की जाती है वहाँ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, यंग ओल्ड है, तो वहाँ टू का प्रयोग करें, ठीक है। फीलिंग, भावनाएं दर्शाने के लिए, इमोशंस, ठीक है। तो ही इज क्रूअल टू द पुअर, यानी किस किस पे वो क्रोधित होता है, वो निर्दयी किस पे है, गरीबों पे है। तो इसकी भावनाएं गरीबों के प्रति कैसी है, निर्दयी है। तो ही इज काइंड हो सकता है, ही इज काइंड टू द पुअर, वो क्या हो सकता है, गरीबों के प्रति दयालु हो सकता है, ठीक है। तो इसकी भावनाएं दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। वापस देखिए, कंपेयर करने के लिए, इमोशन भावनाएं दर्शाने के लिए, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। और प्राय वाक्य के अंदर फ्रॉम दे रखा है, फ्रॉम के साथ में भी टू का प्रयोग करते हैं। और घड़ी में जो अपने हम समय कहते हैं, इट इज़ 5 to 10, तो इसमें भी टू का प्रयोग करते हैं। तो टू के 5 प्रयोग हमने सीखे हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रीपोजिशन है वो इस वीडियो के अंदर हम एक साथ कर रहे हैं, इनसे बाहर एक भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। अगला है 5वां प्रीपोजिशन है ओन। ओन का सभी प्राय पता है, ओन मतलब ऊपर, ठीक है। ऊपर के अर्थ में जब वस्तु स्पर्श करती हुई है, स्पर्श होना चाहिए ऊपर, तो जैसे हवाई जहाज भी जाती है लेकिन वो ओन नहीं है, ठीक है, स्पर्श करते होना चाहिए। तो ही स्लिप ऑन द रूफ, वो कहाँ सो रहा है, छत के ऊपर सो रहा है, तो स्पर्श करते हुए सो रहा है, ऑन। डे और डेट बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना मोस्ट है, या कई बार एट कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, ऑन है, ठीक है, ये अपने मोस्ट है। तो आई सेल रिटर्न टू दिल्ली मंडे, तो डे आ गया ना, तो ऑन का ऑन मंडे, मैं मंडे को दिल्ली से लौटूंगा। इंडिया बिकम फ्री 15 अगस्त 1947, यानी इंडिया 15 अगस्त 1947, ये फिक्स डेट है ना, देखिए ये 15 अगस्त 1947 तो फिक्स डेट है या फिक्स डे है, तो वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मिस्टर शर्मा रिटर्न ए बुक, मिस्टर शर्मा रिटर्न ए बुक इंग्लिश ग्रामर, तो ये विषय किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट करते हैं कि ग्रामर कौन लिख रहे हैं, या मिस्टर शर्मा क्या लिख रहे हैं, ग्रामर लिख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ ऑन आ जाएगा। तो ऑन के प्रयोग हमने 3 देख लिए, किसी वस्तु के ऊपर स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, डेट और टाइम पे, और टाइम है तो वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं, और किसी वस्तु की स्थिति को प्रकट करते हैं तो उसके लिए भी अपने ऑन का प्रयोग करते हैं। अब ये महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर कंपटीशन परीक्षाओं में ये मोस्ट पूछा जाता है, तो आप इसको वेरी वेरी महत्वपूर्ण कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट कर सकते हैं, लगभग परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। माई वॉच, जहाँ पर भी माई वॉच है
तो वहाँ आपको समय दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये आप सीधा सा हल कर सकते हैं, आपके एकदम सही हो जाएगा ये। तो इट इज़ 2 बाई माई वॉच, मेरे घड़ी में 2 बजे हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है बाई से संबंधित। अगला है उस समय के साथ जब कोई कार्य समाप्त होना हो, जब कोई कार्य समाप्त होना हो तो ही विल रिटर्न होम बाय 5:30 एट इन द AM दिस मॉर्निंग, यानी उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त होने वाला हो, ये इस काम के लिए वो घर पे पहुंचने वाला है, तो ये बाय 5:30 बजे AM सुबह दिस मॉर्निंग। इसी प्रकार एक्शन, कार्य करने के तरीके, कार्य करने के तरीके को दर्शाने के लिए, कार्य करने के तरीके को दर्शाने के लिए, तो जैसे मोहन कैच हरी, मोहन कैच हरी, उसने हरी को पकड़ा। कहाँ से पकड़ा? गर्दन से। बाय द नेक, यहाँ इसमें ऑलरेडी भरका है तो यह हो जाएगा बाय नेक। अगला ही पेड मनी बाय चेक। ठीक है, इसमें बाय दे रखा है, उसने पैसे का भुगतान कैसे किया है? बाय चेक, यानी कहने मतलब है कार्य करने का तरीका, या चेक दिया है, नगद दिया है, या UPI किया है, तो ये सब उसका कार्य करने का तरीका है, तो यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है और बाई का प्रयोग देखो, यातायात के साधन से पहले। ठीक है, यातायात के साधन से पहले ही इज कमिंग हेयर, किसके द्वारा है? बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई कार, बाई बस, तो जिसके द्वारा भी वो आया है तो वो यातायात का साधन है, उससे पहले आप बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में सेंटेंस में किया जाता है। पैसिव वॉइस हम आगे वीडियो बनाएंगे पैसिव वॉइस से संबंधित, वहाँ बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखा जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई मी, यह स्टोरी मेरे द्वारा लिखी गई है, तो यह बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बाई के प्रयोग हमने सीख लिए। साधन से संबंधित पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वहाँ भी बाई, पता कैसे चलता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस? एक तो थर्ड फॉर्म आती है इसके अंदर, इससे पता चल जाता है। और बाई के हमने क्या, एक तो ये घड़ी वाला सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप वेरी महत्वपूर्ण करके, मोस्ट करके आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे। वैसे सभी महत्वपूर्ण है, इन सभी नियमों को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपके भविष्य में भी काम आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अभी ऑन पढ़ा था, ऑन तो क्या था? ऑन क्या था? एकदम स्पर्श करते हुए था, ये अपॉन है। अपॉन है मतलब है तो ऊपर, लेकिन ऊपर कैसा है? गति करते हुए है। तो द टाइगर स्प्रेक ए डियर, यानी चीते ने हिरण पे छलांग मारी, तो छलांग कैसे मारी? ऊपर गति करते हुए मारी थी, तो यहाँ अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन। ठीक है, चलो बिना रनिंग में लिखता हूँ, अपॉन आ जाएगा यहाँ पे। अगला है अंडर, हम सभी को पता है अंडर मतलब नीचे, जैसे ही स्टोड अंडर ए ट्री, यानी पेड़ के नीचे वो खड़ा है, तो अंडर आ जाएगा इसमें। अंडर ट्री। ठीक है, अपॉन और अंडर दोनों अलग अलग है। अपॉन ऊपर से गति करते हुए आता है तो अपॉन, और अंडर मतलब किसी वस्तु के नीचे है, जैसे टेबल है उसके नीचे बिल्ली है। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है ना, तो टेबल के नीचे है तो इसमें अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है आवर। अब आवर में देखो अपॉन और आवर में अंतर है। ठीक है, अपॉन तो क्या था? गति करता हुआ था। अपॉन क्या था? अपॉन तो क्या था? गति करते हुए था, गति के साथ में था। ठीक है, लेकिन अवर, अवर क्या है? गति नहीं है। अवर क्या है? ऊपर के अर्थ में जब वस्तु फैली हुई अवस्था में हो, जब वस्तु फैली हुई अवस्था में हो। ऑन, अपॉन, अवर तीनों अलग अलग है। ऑन, ये अवर तीनों अलग अलग है। ऑन का तो ऊपर है स्पर्श करते हुए, अपॉन का है ऊपर है लेकिन गति करते हुए। अवर है
ऊपर है लेकिन स्थिर अवस्था में बिना गति किए हुए बिना संपर्क हो सकता है ये, ठीक है। तो ऊपर की अवस्था में जब वस्तु फैली हुई अवस्था में हो। द स्काई इज अवर हेड, अब आसमान हमारे सिर के ऊपर है, तो ऑन लिखेंगे या अपॉन लिखेंगे या अवर लिखेंगे। तो ऑन तो होता है टच करते हुए, आसमान हमारे सिर पे टच नहीं कर रहा है। अपॉन भी नहीं होगा क्योंकि आसमान हमारे सर के ऊपर से गति नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अवर होगा, ठीक है, अवर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को पूर्ण तैयार करने के लिए, पूर्ण रूप से आप तैयार करने के लिए या ढकने के लिए, जैसे पुट क्लॉथ द टेबल, यानी टेबल को पूरी तरह से आप ढक रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, तो वहाँ अवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, समय या कार्य समाप्त होने के अर्थ में, जैसे कहते हैं टाइम इज अवर, एग्जाम में कहते हैं तो समय समाप्त हो गया आपका, तो इसको स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कीजिए, टाइम इज अवर, टाइम इज अवर। तो इस प्रकार अवर से संबंधित हमने 3 नियम पढ़े हैं। पहला, ऊपर है लेकिन फैली हुई अवस्था में है। दूसरा है, किसी वस्तु को पूरी तरह से कवर कर रहा है, बना रहा है, जैसे कार का ऊपर का कवर है वो भी अवर में ही आता है, ठीक है। और इसी प्रकार समय समाप्त होता है तो हम कहते हैं टाइम इज अवर, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कीजिए। देखो भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है वित्त, वित्त भी महत्वपूर्ण है। वित्त बहुत जगह एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल परीक्षाओं में, बैंकिंग में, अपने ग्राम सेवक पटवारी, इस सभी में जहाँ अंग्रेजी पूछी जाती है वहाँ विथ प्रीपोजिशन जरूर आता है। तो साथी या संगति दर्शाने के लिए, तो वी वेंट अमेरिका, वी वेंट, ही वेंट अमेरिका, वह अमेरिका गया, किसके साथ में गया, हिज पेरेंट्स, तो विथ, ठीक है। तो साथ दर्शाना है अपने पेरेंट्स का। इसी प्रकार औजार, औजार या साधन, कोई साधन आपके पास या औजार है वो दर्शाने के लिए भी विथ का प्रयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, इसको आप स्टार लगा लें। तो ही किल्ड ए स्नैक विथ स्टिक, यानी उसने सांप को किससे मारा है, कौन से साधन से मारा है, स्टिक से मारा है, तो विथ स्टिक, ठीक है। और मैनर दर्शाने के लिए, मैनर्स मतलब शिष्टाचार दर्शाने के लिए, मैनर्स मतलब उसके अपने उत्साह या भाव दर्शाने के लिए, ठीक है। तो द सोल्डर फाइट कैरेज, कैरेज मतलब साहस, कैरेज मतलब साहस, सैनिक किसके कैसे लड़ा, साहस के साथ लड़ा, ठीक है। सैनिक किसके साथ लड़ा, साहस के साथ लड़ा। तो यहाँ मैनर दर्शाया है, तो यहाँ पर भी विथ का प्रयोग करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, एकदम परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये साथी दर्शाने के लिए ये तो आप सभी को आता है, लेकिन ये साज औजार है। दूसरा, उसकी अपने मैनर दर्शाने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी इसके अंदर हम बता रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण ही है। अब देखो, बिटवीन और अमंग महत्वपूर्ण है, सिंपल है, बिटवीन, बिटवीन यानी दो के बीच में, अमंग दो से अधिक के बीच में। बिटवीन तो होता है दो के बीच, ये देखो ये लिख रखा है दो के बीच दर्शाने के लिए। जैसे क्रिकेट का मैच होता है वो दो के बीच में ही होता है, वो बहुत सारी टीमों के बीच में, एक मैच तो नहीं होता है, अलग अलग मैच करा सकते हैं आप बहुत सारी टीमों के अंदर। एक मैच के लिए तो दो ही टीमों की आवश्यकता होती है, तो दो टीमों की आवश्यकता है, इसके लिए बिटवीन की यहाँ प्रीपोजिशन हम भरेंगे। तो ए क्रिकेट मैच प्लेड भारत एंड पाकिस्तान, तो मैच किनके बीच में खेला गया है, भारत और पाकिस्तान, तो ये दो देशों के बीच में खेला है। तो दो देशों के बीच दर्शाने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग, ठीक है। और यदि दो से ज्यादा है तब आप किसका प्रयोग करेंगे, दो से अधिक है तब आप अमंग का प्रयोग करेंगे। किसका, अमंग। तो डिवाइड दिस एप्पल्स, दीज एप्पल्स, डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग द क्लास। यहाँ इन द क्लास नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आप सोचेंगे भी क्लास के अंदर इसको बांटना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ अमंग, ये डिवाइड लिख रखा है ना, दीज एप्पल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा, ठीक है। तो अमंग होगा यहाँ, ना कि इन द क्लास। कभी
आपको सेव सेव है आप क्लास के अंदर बांट दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अमंग दी क्लास यानी क्लास में बांट दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है, तो बिटवीन और अमंग दोनों सीखे हैं। बिटवीन दो के बीच में अमंग होता है, दो से अधिक होने चाहिए, तीन हो चाहे कितने भी हो, दो से अधिक होने चाहिए। अब है एक्रॉस। देखो जितने भी अपने प्रीपोजिशन बनते हैं वो सभी हम लेके आए हैं, जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन थे। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब क्या होता है? आर पार के लिए, खुले स्थान के लिए होता है। यानी क्रॉस करते हैं ना, रोड को क्रॉस करते हैं, खेत को क्रॉस करते हैं, ठीक है। ही गोइंग द फील्ड, यानी खेत को क्रॉस करके ही तो वो जा रहा है, तो एक क्रॉस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्रॉस द फील्ड। और थ्रो, थ्रो क्या होता है? होता तो आर पार के अर्थ में, जब कोई स्थान घिरा हुआ हो या घना हो, या तो घिरा हुआ हो या घना हो, ऐसी स्थिति में आपके थ्रो आएगा। तो एक क्रॉस, ये दो में एक साथ इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप इसमें कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, आपके गलत ना हो। यदि आप जितने अधिक नियम सीखेंगे उतने आपके गलत होने की संभावना न के बराबर होगी, कम होगी, ठीक है। तो एक क्रॉस भी आर पार गति करने के लिए हो रहा है, जैसे फील्ड है उसको क्रॉस कर रहा है, सड़क को क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब कोई घनी चीज है, घिरा हुआ क्षेत्र है, जैसे जंगल है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा? थ्रो, THROUGH, थ्रो। तो वी वेंट थ्रो द फॉरेस्ट। यहाँ एक ये एक क्रॉस नहीं आएगा, ठीक है ना। एक क्रॉस तो खुली जगह के लिए आता है और घनी जगह के लिए आता है थ्रो। ये दोनों तुलना करके आपको सीखना है, गलत नहीं करना है। अगला है अलोंग। अलोंग का अर्थ क्या होता है? ये भी वही क्रॉस करता है, वो तो अंदर से क्रॉस कर रहा है। अलोंग क्या है? किनारे किनारे चल रहा है, समांतर श्रेणी में चल रहा है, ठीक है ना। तो के साथ लंबाई की दिशा में समांतर चलता है, ठीक है। तो दिस रोड गोज ए रिवर, तो रिवर के अंदर से नहीं जा रही है, क्रॉस करके नहीं जा रही है, अलोंग रिवर के किनारे किनारे चल रही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? अलोंग, ALONG, अलोंग, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यू टू। ये मोस्ट है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर, ये भी पूछे जाते हैं, जितने भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं वो सभी हमने इस वीडियो के अंदर प्रीपोजिशन हमने लिए हैं। ड्यू टू यानी कारण दर्शाने के लिए, किस कारण क्या हो रहा है। तो आई फेल इल, मैं बीमार हो गया हूँ। क्यों हो गया? आवर वर्क यानी बहुत ज़्यादा काम करने से, हार्ड वर्क से बीमार नहीं होता है, आवर वर्क करने से बीमार होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आप यहाँ हार्ड वर्क आएगा तो आप उसको बीमारी का कारण नहीं मानेंगे, ठीक है। ड्यू टू, तो आवर वर्क यानी आवर डाइटिंग है, आवर ईटिंग, यदि ज़्यादा खा रहा हूँ, ज़्यादा भूखा रह रहा हूँ, तो वो क्या है? कारण दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ड्यू टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितने भी अपने प्रीपोजिशन के होने चाहिए थे वो सभी हमने इसमें इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं, ठीक है। अगला है बिसाइड और बिसाइड्स। देखो दोनों साथ में तुलना करने के लिए मैंने एक ही स्लाइड में दोनों को काम में लिया है। बिसाइड मतलब क्या होता है? के पास, के पास दर्शाने के लिए। आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि सर ने इसमें एस नहीं लिखा है, एस नहीं लिखना था, ठीक है। एस लिखते हैं तो दूसरी मीनिंग बन जाती है, ठीक है। तो बिसाइड मतलब पास में, के पास में। राम के पास में श्याम बैठा है, सीता के पास में गीता बैठी है। तो राम सेट रवि इन द क्लास यस्टरडे, कल क्लास के अंदर राम के पास में रवि बैठा था, तो बिसाइड हो जाएगा यहाँ, बिसाइड। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों अलग अलग है प्रीपोजिशन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अब बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, यानी मेरे पास इसके अतिरिक्त ये है, मेरे पास एक कार के अलावा एक मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास 3 किताबों के अलावा 2 किताबें और हैं, ठीक है। तो आई हैव, इसको ध्यान रखना, आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास कितनी किताबें हैं? 3 बुक्स। तो आई हैव 3 बुक्स, तो यहाँ बिसाइड्स दिस यानी इसके अलावा मेरे पास 3 पुस्तकें और हैं, तो यह क्या आ जाएगा? BESIDES, बिसाइड,
तो दोनों अलग अलग है। एस का अंतर है, तो ये नहीं सोचना कि इसमें एस लगाना है, इसमें एस नहीं लगाना है। इस बिसाइड का अर्थ है के पास, और इसका अर्थ है के अतिरिक्त, ठीक है। और अंतिम अपने पास 19 नंबर है। तो हमने 19 प्रीपोजिशन सीखे हैं, तो इससे ज़्यादा प्रीपोजिशन नहीं होते हैं। और अंतिम है 19 नंबर, हमने 19 प्रीपोजिशन इसमें काम में लिए हैं। तो फ्रॉम का मतलब आप सभी को पता है अलग होने के अर्थ में है। तो किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में, तो रवि केम बैक, यानी वापस आ रहा है रवि, कम बैक कहाँ से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है, तो फ्रॉम, कलकत्ता, मुंबई, पंजाब, ठीक है। कम बैक, ये वापस आ रहा है, किसी स्थान से अलग हो रहा है, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। इंडेफिनेट टेंस, अब वो चाहे इंडेफिनेट टेंस है, इसमें ये फ्यूचर दे रखा है क्योंकि टुमारो की बात कर रहा है, तो इसमें भी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पे FROM। और सोर्स दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लाइट कम फ्रॉम द सन, लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, तो यह क्या हो जाएगा, फ्रॉम। तो इस प्रकार हमने 19 प्रीपोजिशन सीखे हैं। 19 से ज़्यादा प्रीपोजिशन परीक्षा के अंदर नहीं आते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन होने चाहिए थे वो हमने सभी इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो मैं आप सभी से आग्रह निवेदन करता हूं कि जितने भी हमने इस वीडियो के अंदर प्रीपोजिशन सीखे हैं वो अपनी नोटबुक में लिखें उनको, ताकि आपके भविष्य में भी वो काम आए। तो चैनल देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।